हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1086 महासम्राट बनने का रास्ता क्या मिल गया। करण ने जब राजशाही लोमड़ी वंश का पता पूछा तब सबके सब बस करण को बड़ी बड़ी आंखों से टकटकी लगाए देख रहे थे और उन्हें इस तरह भूत बना देख करण ने मन में कहा, बड़े कमीने लोग हैं, इनका लीडर बनने से इनकार कर दिया तो मुझे रास्ता तक नहीं बता रहे, मुंह में लौंग लेकर मुझे घूर रहे हैं। करण को ये लोग अब सच में अच्छे नहीं लग रहे थे, पर उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ हिलाते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। करण अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ था जिसे रास्ता पूछने के लिए लोगों के सामने विनती करने पड़े। बस इसी ख्याल के साथ वह उस जगह से जाने लगा। मगर सुरेश मान ने खांसते हुए कहा, आप किस तरह का मजाक करके जा रहे हैं और इस मजाक मतलब क्या है? मजाक? करण ने उसे मुड़कर देखा। कुछ देर पहले यह आदमी उसे लीडर बनाने पर तुला था और अब उसे उसकी बात मजाक लग रही है। हद होती है रंग बदलने की, ये तो गिरगिट का भी फूफा है। करण ने सख्त भाव के साथ कहा, मैंने आपसे कौन सा मजाक कर दिया? नहीं बताना तुम सबको पता तो मत बताओ, पर मेरे सामने यह अजीब सा मुंह बनाकर मत दिखाओ। बड़े ही बेशर्म प्रकृति के लोग थे, बिना उसकी राय लिए उसकी शादी करवा रहे थे, उसे लीडर बना रहे थे। इनके पास और समय होता तो केक खिलाकर उसके बच्चे भी करवा देते, मगर उसके मना करने के बाद अब वो उन्हें मजाक नजर आ रहा है। करण अपने मन में उन्हें गालियां दे रहा था और यहाँ सब के सब कभी करण को देखते, कभी एक दूसरे के मुंह ताड़ते। जैसे जैसे समय गुजर रहा था उनके चेहरे के भाव और खराब होते जा रहे थे। सुरेश मान ने हिचकिचाकर पूछा, आप सच में मजाक नहीं कर रहे हैं न? तुम सबका दिमाग खराब है क्या? मैं तुम लोगों के साथ मजाक क्यों करूंगा? करण को तो अब इन पर गुस्सा भी आने लगा था। बेवजह उसकी बातों को मजाक के साथ जोड़ रहे थे। सुरेश मान ने अपनी लीडर को देखा, मानो कह रहा हो कि आप ही कुछ कहो। देवसेना खुद एक उंगली से माथा खुजा रही थी। उसने तिरछी नजरों से लीना को देखा, जो खुद अपना सिर पकड़कर शाहीन के कंधे पर सिर रखकर खड़ी थी, मानो उसे भारी सदमा पहुंचा हो। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है और इतना चालाक होकर यह इतना भोंदू कैसे हो सकता है? लीना बड़बड़ाई। तभी देवसेना ने उससे पूछा, लीडर गुरु को तुमने अब तक कुछ नहीं बताया? लीना सीधी खड़ी हो गई। उसने चिढ़ से करण को देखा, फिर अपनी मां के सामने सिर झुकाकर बोली, इसमें कहने की जरूरत क्या है? हमारी आंखें और कान ही सब बता देते हैं। अब इसे मतलब इन्हें इतना भी नहीं समझ आया, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा। देवसेना और बाकी सब श्रेष्ठ इस पर हामी भरने लगे। फिर उन्होंने बड़ी ध्यान से करण को देखा, जो देख करण को अब सच में गुस्सा आने लगा था। सुरेश मान खांसते हुए करण के पास आते हुए बोला, ऐसा लगता है लीडर आप सही जगह पर है। करण ये सुनकर उसे ही घूरने लगा। सुरेश मान ने सिर खुजलाते हुए कहा, दरअसल आप जिस जगह जाने की बात कर रहे हैं वो जगह यही है, मतलब आप इस वक्त राजशाही लोमड़ी वंश में ही खड़े हैं। करण को लगा था यह आदमी दोबारा से उसके पास आके मजाक करेगा, लेकिन जब उसने उसकी पूरी बात सुनी उसके दिमाग के फ्यूज लुप लुप होने लगे। क्या कहा? ये कौन सा वंश है? प्रियांशी ने पूछा। इस पर सुरेश मान ने कहा, राजशाही लोमड़ी वंश। पारो और प्रियांशी को चक्कर आने लगे। वह इस वंश में इजाजत लेने आए थे ताकि उनका दल आने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके, लेकिन इजाजत छोड़ो, करण ने इस वंश की बेटी के साथ खेल खेला, उससे पत्थर का टुकड़ा चुरा लिया। इतना कम था कि उनके वंश में आके उनके पहले श्रेष्ठ को जहर दे डाला और फिर उसके साथ भी चोरी की। उसके बाद इस वंश के ताकतवर लोगों को पीटा भी। ये सब करने के बाद वह किस मुंह से इजाजत मांगे? ये सोचकर ही उन तीनों के चेहरे लाल लड़ने लगे थे। किस्मत ने फिर से खेल खेल ही दिया, ना जाने कब मेरी जिंदगी आसान होगी, करण मन में बड़बड़ाया। यहाँ उन तीनों के चेहरे देख जल्दी सबको समझ आ गया कि उन्हें वाकई में इस बात का ज्ञान नहीं था और यह कितना अजीब भी था। तुम पहले मेहमान हो जिसे अपने मेजबान के बारे में भी नहीं पता, वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे तो अब हल्की हंसी भी आ रही थी। सामने वाला लड़का तेज तर्रार था, ताकतवर था, लेकिन उसे इतनी बेसिक चीज का ज्ञान नहीं था। लीडर देवसेना जो अक्सर शांत रहती थी, आखिरकार उनके होठों पर भी कुछ पल के लिए हंसी आ ही गई, जिसके बाद बाकी लोग भी अपनी हंसी को छुपाने लगे। करण एक जगह खड़ा होकर उनकी हंसी देख अपना सिर हिलाता था। लीना ने उसके पास आके कहा, तुमने मेरी आंखें और कान देखकर नहीं पहचाना? पूरी दुनिया में तुम्हारी ही आंखें नीली है क्या? करण बोला। इस पर प्रियांशी ने भी साथ देते हुए कहा, जब से मिली हो मेरा वंश हमारा वंश कर रही हो, एक बार पूरा नाम लेने का मन नहीं किया? प्रियांशी सही तो कह रही थी, लीना और या बाकी सब बस हमारा वंश का राग लापते रहते थे, किसी का भी मुंह नहीं फूटा अपने वंश का नाम लेने के लिए। कीड़े पड़ेंगे इन सब को, इनकी वजह से भरे दरबार में उनका मजाक बन गया।
लीना ने ये सुन के सिर हिलाया और बोली, मैंने तो इसीलिए नहीं बताया, मुझे लगा तुम सबको पता होगा। हाँ, तुम्हारा ही वंश तो हमारी यादों में घूमता रहता है, जो हमें याद रहेगा। प्रियांशी ने मुंह बना लिया। सुरेश मान ने करण से पूछा, जब भाले के अंदर से उसकी चेतना ने बाहर आके मेरे हमले को रोकने में आपकी मदद की थी, तब आपको इतनी बड़ी लोमड़ी नहीं दिखाई दी? छोड़ो इस बात को, देवसेना ने कहा। वह और ज्यादा करण को परेशान नहीं करना चाहती थी। सबने उसकी बात को माना। देवसेना ने करण से पूछा, तुम हमारे वंश में क्यों आना चाहते थे? करण को समझ नहीं आ रहा था, अब वह किस मुंह से अनुमति मांगे। कुछ पल पहले ही तो उसने लीडर बनने से इनकार किया था। चोरी डकैती वाले काम वो तो अलग लेवल के थे। कुछ पर खुद को माहौल में साधने के बाद उसने कहा, कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता होने वाली है और हमारा देवांश दल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। उसी के लिए आपके वंश से मान्यता चाहिए थी। बस इतनी सी बात, ये तो अभी हो जाएगा, सुरेश मान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर देवसेना ने कहा, देवांश दल को बने हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी उसे मान्यता भी चाहिए। लेकिन जानते हो न, इसके लिए तुम्हारे दल को तुम्हारे इलाके की 2 शक्तिशाली ताकतों का साथ चाहिए। जब तक वह तुम्हारे दल को नहीं मिल जाता, मान्यता नहीं मिल सकती। सामने वाला बेशक कोई भी हो, देवसेना अपने नियमों के साथ ही कोई भी निर्माण लेती थी। करण ने कलाई घुमाकर 2 टोकन उड़ाते हुए देवसेना की तरफ भेज दिए। भाग 2 की 2 शक्तिशाली ताकत, सितारा दल और सफेद भेड़िया कबीला। ये दोनों देवांश दल को अपना साथ दे चुके हैं, करण ने कहा। देवसेना ने टोकन की जांच की। सब कुछ सही लगने के बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह असली है। फिर उन्हें वीरेंद्र की तरफ भेजते हुए करण से बोली, कल सुबह तक तुम्हें मान्यता पत्र मिल जाएगा, साथ में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का टोकन भी। करण ने मन में एक आह भरी, कम से कम एक काम तो आसानी से हो गया। देवसेना ने करण को कुछ पल देखने के बाद कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद देवसेना और करण महल के गलियारे वाले हिस्से में खड़े थे। उस जगह से बाहर का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। देवसेना काफी देर से शांत थी और करण भी कुछ कहने के लिए मुंह नहीं खोल रहा था। कुछ पल ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद देवसेना ने करण से कहा, तुम्हारे पास इतनी शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आई? करण लगा नहीं था देवसेना ऐसा कुछ सवाल कर सकती है, लेकिन करण ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। देवसेना भी समझ गई, करण उसे जवाब नहीं देने वाला। कुछ देर की शांति के बाद देवसेना ने कहा, हमारे वंश के क्रिस्टल भाले को सिर्फ 2 ही शख्स उठा सकते हैं। या तो उसके पास हमारे वंश की शुद्ध ब्लड लाइन हो, या फिर वह खुद देव बर्फ हो। करण को ये दोनों तर्क बेकार लगे। उसने गुरुदेव का मास्क लगा कर रखा था। उसकी बर्फ देव वाली पहचान बाहर आ ही नहीं सकती थी, और शुद्ध खून उसके पास कहाँ से होगा, वो भी इनके वंश का। उसकी खुद की ब्लड सील्ड थी, ऊपर से गुरुदेव ने भी उस पर सील लगा दी। अब तो करण चाहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जब तक वह अपने खून की ताकत को संभालने लायक न बन जाए। देवसेना ने आगे कहा, तुम्हारे अंदर हमारे वंश का खून नहीं है और न तुम देव बर्फ हो। ये सब कैसे और क्यों हुआ है, मैं इस बात को नहीं जानती। लेकिन एक बात मुझे अब भी याद है, जब मैं छोटी बच्ची थी, जब दादाजी मुझे हथियार स्प्रिट की बातें बताया करते थे। करण ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। देवसेना ने कहा, शायद तुम्हें इस बारे में ज्ञान नहीं होगा। हथियार स्प्रिट वो होती है जिसे योद्धा एक हथियार को सीखकर जागृत करता है। यानी वह योद्धा एक हथियार में पारंगत होता है। जो ऐसा कर लेता है वो आगे जाकर महान शक्ति जरूर बनता है। मुझे लगता है तुमने हथियार स्प्रिट को भलाबाजी में जागृत कर लिया है, या फिर उस स्तर तक पहुंच गए हो और इसी वजह से भले ने तुम्हें खुद के लिए चुना है। देवसेना ने करण को देखा, जो अब भी शांत था, पर मन ही मन वह कह रहा था, भाले का अभ्यास मुझे खुद युद्ध देवता विक्रमादित्य ने सिखाया है। इस बात का जवाब अब वही मुझे दे सकते हैं। लेकिन करण को वो दिन याद आने लगा जब युद्ध देवता बिना उसे कुछ कहे चले गए थे। उस दिन के बाद उनकी न तो आवाज सुनाई दी, न उनका एहसास। लेकिन ये सोचते सोचते करण को ये भी याद आने लगा, किस तरह से युद्ध देवता ने सब कुछ होने दिया, चंद्रा को जाने दिया, उसे अपनी बहनों के हाथों से धोखा खाते हुए देखते रहें। उसकी जान चली गई, 20 सुरसा को मार दिया गया। जबकि करण अगर सच में किसी देवता पर भरोसा करता था, तो वो सिर्फ युद्ध देवता विक्रमादित्य थे, और उन्होंने भी उसे धोखा दिया। करण ने ये सोचते सोचते अपना सिर झटक दिया, मानो अब वह इस बारे में और ज्यादा न सोचना चाहता हो। देवसेना नहीं जानती थी करण के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, बहरहाल जो भी है, वैसे मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती थी। इससे शायद तुम्हारी ताकत में इजाफा हो। करण ने देवसेना को देखा। उसे अपनी ताकत को बढ़ाना ही तो था। उसके दुश्मन सम्राट स्तर के नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट तक गाड़ी पहुंच चुकी थी। हालांकि करण जानता था, जिस स्तर पर वो है, वहां से आगे का सफर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लिए उसे बूस्ट की जरूरत थी।
देवसेना बोली, जिस तरह की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास है, इससे कम शुद्ध ऊर्जा कहाँ है, इस बात का मुझे पता है। लेकिन उस जगह खतरे भी ज्यादा है, पर वो खतरे क्या है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। नकारात्मक ऊर्जा का नाम सुनकर करण की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आप मुझे उस जगह का पता बता दीजिए। ताकतवर बनने के सफर में खतरों का होना आम बात है। देवसेना इस बात से सहमत थी, फिर भी उसने करण को चेताने के लिए अपने हाथ का कपड़ा थोड़ा ऊपर करके कहा, जब मैं सिर्फ 70 साल की थी, उस उम्र में मैं अमृत धारा के सफर में निकली थी। तब मुझे गहरे पानी में अचानक से मेरे सामने काफी सारे बीस्ट आ गए। मैं उनसे बचने के लिए भागी। उस दौरान मुझे एक गुफा जैसा रास्ता मिला और उस जगह से मुझे ये निशान मिला। देवसेना के हाथ में गहरा काला निशान था। करण ने उसे ध्यान से देखा तो उसे उसके अंदर काफी कम मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। देवसेना ने कपड़ा नीचे करके कहा, मैं उस गुफा में छिपने गई थी, वहां से मुझे ये बीमारी मिल गई। मेरे लिए तो ये जानलेवा है, सिर्फ 20 या 30 साल और है मेरे पास। ये बीमारी मुझे अंदर से खत्म कर रही है। मेरे शुद्ध खून ने इसे अब तक कंट्रोल में रखा है। खैर, तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम इस ऊर्जा से खुद को ताकतवर बना पाओगे। देवसेना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दरअसल उसने अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। हालांकि वह उसका इलाज काफी बार करवा चुकी थी, लेकिन सफलता कहीं से नहीं मिली। इधर करण उस जगह के बारे में सोच रहा था। उसने मन बना लिया था, अब वह उस जगह जाकर नकारात्मक ऊर्जा का पता लगाएगा। शायद वहां से उसकी ताकत में इजाफा हो। देवसेना ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन उस जगह जाने के लिए खुद को तैयार कर लेना। अमृत धारा कोई आम जगह नहीं है। करण ने देवसेना को देखा, फिर बात बढ़ाकर बोला, आपकी इस सलाह के लिए शुक्रिया। देवसेना ने भी करण से हाथ मिला लिया, पर वह उससे हाथ अलग करती, इससे पहले ही करण के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगी, जिसने उनके हाथ के आसपास घूमकर उस काले से धब्बे को अपने अंदर समा लिया, जिसके बाद वह खुद करण के शरीर में समा गई। करण ने अपना हाथ पीछे किया और बिना कुछ बोले मुड़कर उस जगह से जाने लगा। देवसेना ने अपना कपड़ा हटाकर देखा, उनका निशान अब जा चुका था। उनकी त्वचा दूध की तरह निखर आई थी। देवसेना के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। करण ने उनकी बीमारी को बस चंद पलों में ठीक कर दिया था। ऐसा इसीलिए नहीं कि उसे देवसेना पर दया आ गई, या फिर उसे वो अब अच्छी लगने लगी थी। करण ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देवसेना ने उसके दल को आसानी से मान्यता दे दी। इतना सब होने के बाद भी, और अब उसने उसे एक नया रास्ता देवसेना की मदद करने के बाद करण के पास कोई दूसरा काम नहीं था। दिया कि इस ग्रुप में मानव भी है। हालांकि वह उसके सामने हार गया। मानव जानता था करण और बाकी सब ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए उसने करण
पड़े। आपने दूसरे श्रेष्ठ को लीडर की रक्षा करने के लिए कहा है न? सुरेश मान ने पूछा। देवसेना ने एक चुप्पी के बाद कहा, उसे रक्षा की जरूरत नहीं है, वह खुद अकेला हमारे लोगों की रक्षा कर सकता है। मतलब? सुरेश मान कंफ्यूज हो गए। देवसेना ने उन्हें देख हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, आप सच में अब बूढ़े हो गए हैं, बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे हो। सुरेश मान के गाल हल्के लाल हो गए। देवसेना ने आगे कहा, शायद आपने अब तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने काला भालू कबीले के नवे श्रेष्ठ को मार डाला है, और वह श्रेष्ठ महासम्राट था। जासूसों के अनुसार उस अकेले ने सुपारी क्लब के एक टॉवर को खत्म कर दिया। और आपको अब तक समझ नहीं आया, उसने अब तक आपके या मेरे सामने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, वरना उसे आपके हमले को रोकने के लिए पूर्वजों की और क्रिस्टल भाले की जरूरत नहीं पड़ती। यानी यह कि देवसेना ने आसमान की तरफ नजरें करके आगे कहा, उसे मालूम है, हम शायद उसकी असली ताकत को आसानी से समझ जाएंगे, इसीलिए उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम उसके बारे में और कुछ जान सके। अगर यह सच है, फिर तो हमें उन्हें लीडर बना लेना चाहिए। अभी वो इतने ज्यादा ताकतवर है, आगे जाकर उनकी ताकत से हमारे वंश को उनकी ताकत से कितना फायदा होगा। सुरेश मान को तो अब देवसेना की नीयत पर हल्का शक होने लगा था। उसके हिसाब से देवसेना अपने पद को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। देवसेना जानती थी यह बुढ़ा ओवरथिंकिंग की दुकान है। मुझे अपने पद का कोई लालच नहीं है, और उस लड़के को लीडर बनाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाला राजी तो होना चाहिए इस पद के लिए। मेरा मतलब वो नहीं था। सुरेश मान आगे कुछ कहते, देवसेना ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और ज्यादा बात न करते हुए उस जगह से चली गई। सुरेश मान ने खुद से कहा, लीडर गुरु, आपको मैं वंश का लीडर मनाकर ही दम मानूंगा, अब इसके बाद मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। सुरेश मान को बस इस वक्त अपने वंश का भविष्य करण में दिख रहा था। दूसरी तरफ राजशाही लोमड़ी वंश का जहाज हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। सब लोग डेक पर ही बैठे हुए थे, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। मानव ने करण के सामने कुछ चिकन के टुकड़े रखते हुए कहा, ये लीजिए, इसके अंदर 20% ऊर्जा है, रिकवरी के लिए सबसे बढ़िया है। मेरा मतलब लीडर गुरु शाकाहारी है। पारो ने उसकी प्लेट को उठाकर करण से दूर रख दिया। मानव ने हैरानी जताते हुए कहा, यह तो बड़ी इत्तफाक वाली बात हो गई, आप शाकाहारी है। आप जानते हैं, इस पीढ़ी के सबसे महान शख्स यानी हमारे देव बर्फ लवली करण भी शाकाहारी थे, और वह भी हमारा भला इस्तेमाल कर सकते थे, और आप भी कर सकते हो। करण को ये सुनकर शौक लगा। इतनी निजी बात आखिर इस लड़के को कैसे पता है? तुम ये सब कैसे जानते हो? करण ने पूछा। जवाब में लीना ने हंसते हुए कहा, इसमें छिपाने जैसा क्या है? आपने अब तक देव बर्फ लवली करण की किताब को नहीं पढ़ा, जिनमें उनकी आत्मकथा लिखी है। करण को याद आया कि लोग उसकी आत्मकथा लिखकर दबाकर पैसा कमा रहे हैं। मानव ने कलाई घुमाई और करण को एक किताब देते हुए कहा, ये रही वो किताब, आप भी एक बार इसे जरूर पढ़ना। करण ने उस किताब को लिया। पहली बार वह अपनी आत्मकथा वाली किताब को देख रहा था, और जब उसने उसका टाइटल देखा तो पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सा एहसास उठा। हमारा लवलीकरण। ये पढ़कर करण को समझ नहीं आया अब वह इस पर किस तरह का रिएक्शन दे। किताब का रंग नीले रंग का था और सुनहरे अक्षरों में टाइटल था। उस टाइटल के पास एक हिरण का चित्र था जो काफी सुंदर भी नजर आ रहा था। करण ने ये सब देखकर किताब का पहला पन्ना खोला। पारो और प्रियांशी भी करण से आकर चिपक गई उसको पढ़ने के लिए। करण एक ऐसा शख्स जिसके लिए अपने सिर्फ अपने नहीं उसकी दुनिया थे, और वो खुद उस दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज। प्रियांशी ने ये पढ़कर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, पहली लाइन तो बड़ी प्यारी लिखी है, सच में करण ऐसा ही है। पारो और प्रियांशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो इतना ज्यादा खुश थी कि बाकी के लोग अजीब नजरों से उसे देखने लगे। ये दोनों मुस्करा भी सकती है, लीना बड़बड़ाए। इधर उन तीनों ने किताब को आगे पढ़ना जारी रखा। करण सिर्फ एक नाम नहीं, हजारों लोगों की प्रेरणा है। आइए मैं लेकर चलती हूँ उस सफर में जहाँ खुशी है, प्यार है, चुनौती है, दर्द है, मुसीबत है, धोखा है। एक आम लड़के का देवता बनने के रास्ते तक सफर है। करण ने इतना पढ़ते ही किताब को बंद कर कर लेखक का नाम पढ़ा। कोई नहीं, ये नाम पढ़कर करण को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अक्सर लेखक अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करते। करण ने फिर से उस पन्ने को खोला। करण का जन्म कहाँ हुआ, यह आज तक बस एक रहस्य है। सबसे पहले वह शिवपुरम राज्य के जंगल में पाया गया, जहां से उसका सफर शुरू हुआ। उस वक्त वो सिर्फ रति स्तर के पहले चरण पर था, लेकिन उसने उस स्तर पर होकर भी उस जगह के राजा को चकित कर दिया, और राजकुमारी को अपने बातों के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए उसे शाकाहारी बना दिया। क्योंकि करण जानवरों से प्रेम करता है और अपने पेट को भरने के लिए किसी की जान नहीं लेता। इस लड़की ने तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में नहीं लिख दिया, प्रियांशी बोली। इस जगह जिस राजकुमारी का जिक्र था वह असल में उसकी खास दोस्त श्रेया थी।
करण खुद भी हैरान था, साथ ही साथ उसकी आंखें भी छोटी हो गई। ये सब एक अनजान लेखक मेरे बारे में इतना सब कैसे लिख सकता है? इसे मेरे और श्रेया के बीच की बात का कैसे पता? करण अब तक इस किताब पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे यह बस पैसा कमाने वाला स्कैम लग रहा था। मगर जिस तरह की बातें इसमें लिखी गई थी, वह सब डिटेल और साफ शब्दों में थी, मानो लेखक के सामने ये सब दृश्य हो रहा हो। करण ने फिर से किताब को बंद करके उसकी डिटेल पढ़ी। उस जगह ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बाद लेखक के नाम के। क्या हुआ? मानव ने पूछा। करण के चेहरे पर जो भाव थे वह बेहद अजीब थे, मानो वह किसी सोच में डूबा हो जिसका रिजल्ट उसके सामने नहीं आ रहा हो। श्रेष्ठ वीरेंद्र, जो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था, उसने भी पहली बार करण से अजीब फीलिंग को निकलते हुए महसूस किया। करण ने मानव से कहा, मेरा एक काम करोगे? बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आदेश करो, मानव बोला। वह तो खुद करण के काम आना चाहता था, ताकि उससे उसकी दोस्ती हो जाए। करण ने कहा, मुझे इस लेखक का पता करके बताओ, ये किताब कब छपी, कहाँ छपी, इस पर निवेश करने वाला कौन है, किस दुकान ने इसे छापा है? मुझे सारी जानकारी चाहिए। इतना कर सकते हो? मानव के माथे पर शिकन आ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ये कर पाना तो हद से ज्यादा मुश्किल काम है। आप ही नहीं, और भी लोग हैं जो उस लेखक से मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें उससे देव बर्फ लवलीकरण की जानकारी मिल सके। उनका मरना अब भी रहस्यमय है न? उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, ये सब अब तक किसी को मालूम नहीं चला है। तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? करण ने सटीक लहजे में पूछा। मानव करण की मदद तो करना चाहता था, पर उसके पास इस वक्त इतने बड़े कॉन्टेक्ट नहीं थे। उसका बुझा हुआ मुंह देख करण ने उसे हिकारत से देखा। बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। करण ने उससे नजरें फेर ली। मानव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लीना और शाहीन को मन ही मन बड़ा अच्छा लगा। वो तो चाहती थी करण उसे और डांटे, पर तभी वीरेंद्र ने करण को समझाते हुए कहा, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। दरअसल मानव चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या? हमारी लीडर खुद उस लेखक को ढूंढ रही है। आपके लिए देव बर्फ लवलीकरण एक योद्धा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो देवता थे। उनकी मौत की वजह हम भी तलाश कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये पता चला इसमें किसका हाथ है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। करण ने इस पर कुछ नहीं कहा। ये लोग पता भी कर ले तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। उसको मारने वाला इनकी औकात से करोड़ों किलोमीटर दूर था। बहरहाल करण उस किताब को और आगे पढ़ता, इससे पहले ही आसपास के वातावरण में ताकतवर शक्ति महसूस होने लगी, और जल्दी उनसे दूर एक बड़ा सा जहाज जो सोने की तरह चमक रहा था, वह धीमी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जो इस वक्त शायद नीचे उतर रहा था। हम पहुंच गए। वीरेंद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और एकदम से उसने अपनी आभा को बाहर छोड़ा, जिससे बिजली कड़कने वाली आवाज सुनाई दी। यह क्या कर रहे हैं? पारो बड़बड़ाए। इस पर लीना ने कहा, आसपास जमा लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, ताकि कोई भी उन पर हमला करने की गुस्ताखी न करे। मानव ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसा करना जरूरी होता है। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, सबको लगेगा कि हम कमजोर हो रहे हैं। इसका सामने वाला फायदा उठा सकता है। मानव ने जब ऐसा कहा, वीरेंद्र ने अपना हाथ आगे करके मिट्टी बनाई। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और उस जगह एक बड़ी सी शक्तियों से बनी लोमड़ी नजर आने लगी। उसकी 3 पूंछ थी और काफी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। जब वह लोमड़ी बनी, उसी दौरान एक और दिशा में भयानक आवाज सुनाई दी। सबने जब उस तरफ देखा, तब उन्हें उस जगह एक बड़ा सा नीले रंग के पक्षी नजर आया, जो आशा हंस और आधा मोर जैसा था। शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीला, वह भी इस जगह आ चुका है, लीना ने कहा। और यह नाम सुनकर करण ने डिवाइन फायर की मदद से उस दिशा में देखना चाहा, पर देख नहीं पाया, क्योंकि उस जगह किसी ताकतवर महासम्राट ने शिल्प बना रखी थी। ये लोग शायद सच में काफी ताकतवर है। राजा और उनके लोग शायद ही जिंदा लौटकर आपस आ पाएंगे, करण ने मन में सोचा। अंडस्को 1088 मकारा बीस्ट से अच्छी निकली एक भेड़। शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीले से करण की कुछ खास नहीं बनी थी। उन लोगों ने कई बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी, जिसका बदला करण जरूर लेगा। बहरहाल अभी के लिए उसने उस किताब को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा, ताकि आगे जब उसे समय मिले तो उसे पढ़ सके। मानव ने ये देख तो लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। करण की आत्मकथा वाली किताब उसके वंश में और भी थी। उस पक्षी को देखते हुए वीरेंद्र ने कहा, लगता है अब तक सिर्फ शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीला ही इस जगह पहुंचा है। अपनी बात कहकर उसने जहाज को नीचे ले जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका जहाज नीचे आया, उस जगह का खूबसूरत नज़ारा साफ नजर आने लगा। जैसा कि उसका नाम था, उसी के रूप अनुसार वह जगह थी। कानों में सबके झरने के पानी की खलखल आ रही थी। आंखों के सामने हरा भरा इलाका था, जहां पर अलग अलग दिशा से झरने बह रहे थे। उनका पानी वाकई में दूध जैसा ही सफेद था।
वीरेंद्र और बाकी सब जहाज से नीचे उतर आए। जहाज को स्टोरेज रिंग में रखते हुए वीरेंद्र ने कहा, इस जगह को दूध झरना इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह का पानी दूध जैसा लगता है। लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते, पानी तो आम ही है, पर जो इस जगह के पत्थर है वो सफ़ेद है, जिससे यहाँ का पानी दूध जैसा नजर आया है। लीना ने इस पर कहा, आपने सही कहा, पहले श्रेष्ठ ने भी ऐसा ही बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सात दूध झरने पर किसी का हक नहीं है, मगर काला भालू कबीला हमेशा से इस जगह पर अपना हक जताते हुए आया है। हम जैसे ताकतवर वंशों पर तो इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इस जगह ऐसे ही नहीं आ सकते। सही कहा, काला भालू कबीला खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझता है और सबको कीड़ों की नजरों से देखता है, मानव बोला। राजशाही लोमड़ी वंश में कोई भी काला भालू कबीले को खास पसंद नहीं करता था, जो उनकी बातों से झलक भी रहा था। वह लोग ऐसे ही आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनसे कुछ दूरी पर 10 और ताकतवर लोग नजर आए। वह सब महासम्राट स्तर के योद्धा थे। करण ने उन लोगों को अब तक नहीं देखा था। वह मुंह फेरकर आसपास के नज़ारे को ध्यान से देख रहा था। वो जगह सच में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये सब देखते देखते ही उसे कुछ जानी पहचानी आभा महसूस होने लगी। उसने जब मुड़कर देखा तो उसे शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीले के लोग कुछ दूरी पर खड़े नजर आए, जो आपस में शायद आने वाले खतरों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की की नज़र सीधा करण पर पड़ी और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। ये लड़का अब भी जिंदा है, लड़की खुद से बोली। असल में ये लड़की कोई और नहीं, मोनिका थी। वही मोनिका जिसके एक साथी ने करण से बदतमीजी की थी। करण ने उसे पीटा था। ये इन्होंने श्रेष्ठ मंगल के साथ मिलकर करण और उसकी मंडली को ज्वाला पक्षी किंग के इलाके में भेज दिया था, ताकि सबके सब एक साथ मर जाए। लेकिन ये लड़का इस जगह सही सलामत कैसे आया? मोनिका जितनी हैरान थी, उससे ज्यादा ही करण उसे घूर कर देख रहा था। हालांकि उसने अब तक कुछ कहा नहीं था, पर उसकी शांति ही साफ दर्शा रही थी कि तू तो गई बेटी। मोनिका के साथ वाले लोग जब मोनिका को एक लड़के को देखते हुए देख लिए, तब उनमें से एक बूढ़ा सा आदमी खांसते हुए बोला, क्या हुआ? तुम उस लड़के को ऐसे क्यों देख रही हो? लीडर को ये सब पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आप थोड़ा सोच समझ कर कुछ बोला कीजिए, मोनिका ने कहा। फिर शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके उससे बोली, जिस लड़के के बारे में मैंने बताया था ना, वही है ये लड़का। अच्छा। बूढ़े आदमी ने करण को देखा। करण ने भी उसे देखा। आदमी लगभग वीरेंद्र जितना ही ताकतवर था, हालांकि दिखने में थोड़ा अजीब था। आदमी ने पूछा, पर तीसरे श्रेष्ठ मंगल ने तो इसे अपने जाल में फंसा कर मार दिया था ना, फिर ये लड़का जिंदा कैसे है? यह मैं कैसे जानती हूँ? तीसरे श्रेष्ठ बस पापा के सामने होशियार बनते हैं, और यह होती है उनकी थर्ड क्लास योजना। इस लड़के ने हमारे कबीले का मजाक बनाया था और मैंने उस वक्त कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं इसे जान से मारकर उस दिन का बदला लूंगी। मोनिका करण पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। श्रेष्ठ ने उसे शांत करवाते हुए कहा, जब दल का 7वां श्रेष्ठ इस जगह मौजूद है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लड़के को किस तरह से ठिकाने लगाना है, यह मुझ पर छोड़ दो। आप भी श्रेष्ठ मंगल की तरह बनकर रह गए तो? श्रेष्ठ मंगल अपनी नीतियों से लोगों को मारते हैं। मैं उनके जितना सब्र वाला शख्स नहीं हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। वह लड़का इस जगह अकेले नहीं आया है, राजशाही लोमड़ी वंश के साथ आया है। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? मोनिका ने कहा। श्रेष्ठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका पता बस अभी लगा लेते हैं। अपनी बात कहकर वह बड़ी सी मुस्कान को होठों पर रखकर राजशाही लोमड़ी वंश के लोगों के पास जाने लगा। वीरेंद्र ने जब किसी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। कैसे है दूसरे श्रेष्ठ? वीरेंद्र जी, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, 7वें श्रेष्ठ ने कहा। उसके पीछे पीछे मोनिका और बाकी सब भी आ गए थे। वीरेंद्र को यह सवाल थोड़ा अटपटा लगा। सामने वाले को वह जानता जरूर था, मगर उससे उसने कुछ खास बात आज तक नहीं की थी। फिर बिना किसी भाव के साथ वीरेंद्र ने कहा, पहले से काफी ताकतवर हो गए हो श्रेष्ठ शूरवीर, लगता है गोलियों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हो। श्रेष्ठ शूरवीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसमें छिपाने जैसा क्या है? बड़े बड़े पद मिलने के बाद अभ्यास करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से हमारे स्तर और धीमे हो जाते हैं। इस वजह से गोलियों की मदद लेना तो जरूरी हो जाता है। आप भी तो इसी तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो शख्स दवाइयों से ताकत बढ़ाता है, उसे हमारे वंश में किसी भी तरह का पद नहीं दिया जाता। जब तक हालत अभ्यास करके ताकत बढ़ाने का हो, हम में से कोई भी दवाई का इस्तेमाल भी करता, वीरेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। वीरेंद्र और उसके वंश के लोग ज्यादातर बाहरी लोगों से इसी तरह से बात करते थे। उनकी लीडर तो बात भी नहीं करती थी। उनके इस नेचर से सब वाकिफ थे, इसीलिए श्रेष्ठ शूरवीर को नाराजगी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, बस ऐसे ही मजाक के लिए पूछा। फिर आगे पीछे की बात करके उसने करण को देखते हुए पूछा, ये लड़का आपका कौन है? इसे तो पहले मैंने आपके साथ कभी नहीं देखा।
ये सवाल पूछने की वजह वीरेंद्र ने आंखें छोटी कर ली। जवाब में शूरमीर ने कहा, अरे आप इतना क्यों गर्म हो रहे हो, दरअसल हमारी मिस मोनिका इसे जानती है। दोनों पहले भी मिल चुके हैं, सोचा कहीं यह आपके पहचान का है। मोनिका ये सुनकर करण के पास आ गई। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो गुरु, और तुम्हारे साथ के बाकी लोग कहाँ हैं? करण इस पर कोई जवाब देता। प्रियांशी ने सख्त लहजे के साथ कहा, दूर होकर बात कर और यह नकली मुस्कान अपने पास रख। प्रियांशी और पारो को अच्छे से मालूम था, इस लड़की ने उन्हें जाल में फंसाया था। अगर करण उस जगह न होता तब सब के सब मारे गए होते। कोई भी जिंदा लौटकर उस सफर से नहीं आता। प्रियांशी ने जब ये कहा उसी वक्त वीरेंद्र और बाकी लोग सतर्क हो गए। मानव, लीना, शाहीन तीनों करण के आसपास आकर खड़े हो गए। मोनिका ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने किया क्या? कसम से, अगर मुझे गुरु ने रोका ना होता तो तेरी जान ले लेती। तुझे क्या लगता है तेरे श्रेष्ठ मंगल और तूने जो किया है उसका पता हमें कभी नहीं चलेगा? मोनिका का चेहरा ये सुनकर बिगड़ गया। प्रियांशी ने दांत पीसते हुए उसके नजदीक आके आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में कहा, बस एक बार मेरी ताकत वापस आने से कसम खाती हूं, तेरे शरीर से तेरी रूह को दर्दनाक तरीके से बाहर निकालकर उसे पीड़ा देते हुए खत्म करूंगी। ये वादा है मेरा तेरे से, और तेरा दो कोड़ी का कबीला मेरी जूती भी चटका नहीं पाएगा। लड़की, मोनिका और उसके लोग आग बबूला हो गया। मोनिका का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में प्रियांशी पर हमला भी कर दिया, पर करण ने उसके हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। तेज शक्तियों का झोंका उठा, मोनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। करण ने भयानक रूप के साथ उसे देखते हुए कहा, मेरी दोस्त की बात की कीमत पता है मुझे, उसने तुमसे वादा न किया होता तो इसी वक्त इसी पल तुम्हारा शरीर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर कर झरने के पानी में बह रहा होता। करण ने उसे हल्के से झटका दिया। मोनिका 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गई, मगर वह कुछ कहती इससे पहले ही उसे अपने पास से ताकतवर शक्ति महसूस होने लगी, जो कि शूरमीर की थी। तेरी जबान हद से ज्यादा चलती है लड़के, लगता है तो मौत का प्यासा है। शूरमीर गुस्से में करण को मारने के लिए आगे बढ़ा। जो देख, वीरेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, वो लड़का हमारे वंश का खास मेहमान है, उसे अगर खरोच भी आए इसके नतीजे पूरे शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीले को देखने होंगे। इस बात का ख्याल रखकर अपना अगला कदम बढ़ाना। शूरमीर के कदम एकदम से रुक गए। राजशाही लोमड़ी वंश कबीला बेशक पहले से कम ताकत पर आ गया हो, लेकिन उससे खुलेआम दुश्मनी लेना कोई अच्छा विकल्प नहीं था। उसके लीडर को ये पता चला तो करण से पहले वह उसे मार डालेगा। उसने बात को भी कर गुस्सा ठंडा करके वीरेंद्र से कहा, ये लड़का काफी बहादुर है और ऐसे लोगों की किस्मत में अक्सर अकाल मौत लिखी होती है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ वह खुद होता है। शूरमीर ने करण को एक नज़र देखा और अपने लोगों को शांत करवाकर उस जगह से दूर हट गया। लेकिन शूरमीर के अलावा बाकी सब करण और प्रियांशी को नफरत से देख रहे थे। तुम्हें तो मैं अमृत धारा में दफन करूंगी, लड़की, मोनिका ने प्रियांशी को देखकर मन में कहा। आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी उनके कबीले की। लीना ने करण से पूछा, ये तुम्हारे दुश्मन कैसे बने? जवाब में करण ने कुछ नहीं कहा। जो देख लीना ने पारो से पूछा, कम से कम वो तो थोड़ा बहुत बोल ही देती थी। पारो ने कहा, भी इन लोगों ने हमें ज्वाला पक्षी किंग के इलाके में भेज दिया था मरने के लिए, मगर गुरु की वजह से हम अब बचकर निकल गए। पारो ने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से रोनित ने खुद पंगे लिए थे और करण से उसे पिटा था। सब जानकर वीरेंद्र ने कहा, यकीन नहीं होता, बच्चों की लड़ाई में श्रेष्ठ मंगल जैसा शख्स भी घुस सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनके पास ताकत है, और ताकत घमंड को पैदा करता है, लीना बोली। इस पर प्रियांशी ने कहा, और घमंड उस घमंडी शख्स का अंत निर्धारित करता है। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, ये लोग बहुत कमीने हैं, मानव ने उसे चेताया। इसी तरह से वह लोग आपस में बातें करने लगे। दोनों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था कि तभी सबको बादलों के पार ताकतवर आभा का एहसास हुआ, जिसके अगले पल बाद ही किसी बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी। उसकी दहाड़ से ही आस-पास की छोटी चट्टानें कांप उठी थी। ग्रेड 6 का अति महारथी बीस्ट, करण ने मन में कहा। इस स्तर का बीस्ट तो खुद उसके पास नहीं था। इस चीज का एहसास होते हुए उसने बाकियों के साथ ऊपर देखा, जहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ और शक्तियों से बना नाग नजर आने लगा। और यह नाग कोई आम नाग जैसे नहीं था, सुर्ख लाल रंग का सांप था वो। ऐसा लगा मानो पाताल लोक को फाड़कर इस दुनिया में प्रकट हो गया हो। हालांकि वह शक्तियों से बना हुआ था, जो जल्दी गायब भी हो गया। इस पर वीरेंद्र ने कहा, टैमा कबीला भी आ गया। उसके इतना कहते ही बादलों से एक बड़ा सा फिगर नीचे आने लगा। तब सबको नजर आया कि वह तो एक बड़ी सी भेड़ है, जिसके नाजुक से ऊन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। करण का मुंह अजीब सा हो गया। उसे तो लगा था कोई नकली ड्रैगन होगा या फिर बड़ा सा नाग, नहीं तो कम से शेर तो होगा ही।
लेकिन यहाँ तो भेड़ निकली, एक ग्रेड 6 की अति महारथी भेड़। ये लड़ाई के दौरान उनके गोले मारती होगी क्या? करण का चेहरा देख लीना को हल्की हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टैमर कबीले के लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। वह अक्सर शांत जानवरों को अपने साथ रखते हैं। इस पर वीरेंद्र ने कहा, इसका यह मतलब भी बिल्कुल नहीं है, उनके पास खूंखार बीस्ट नहीं है। लड़ाई के दौरान वह उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, पर वह ज़्यादा तबाही मचा देते हैं, जिस वजह से यह ज़्यादातर शांत बीस्ट को अपना वाहन बना लेते हैं। और हाँ, ये बेशक एक बड़ी सी भीड़ है, पर इसके पास एक खास शक्ति है। यह अपनी ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके रखती है, और जब इनके मास्टर या खूंखार बीस्ट हारने वाले हो, यह अपनी उन ऊर्जा को उनके अंदर भेज देती है। इनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा स्टोरे होती है, मुझ जैसे 50 वीरेंद्र को यह ऊर्जा से भर सकती है। ये तो बड़ी काम की भीड़ है, करण मन में बड़बड़ाया। अभी तक उसे यही बेकार लग रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा ही एक बीस्ट अपनी सेना में चाहिए था, जो उसे नाजुक मौके पर ऊर्जा दे सके। ये साथ होगी तो करण को ऊर्जा पत्थर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह इस पर सफ़र भी कर सकता था। करण को मकारा बीस्ट और बाकी सबसे ज़्यादा ये काम की लग रही थी, और यह बात अगर करण के बीस्ट जान लेते तो मुंह पर तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन में करण को गालियां दे देकर मार डालते। मुझे ऐसी भीड़ कहाँ मिलेगी? करण ने पूछा। वीरेंद्र को हल्की हंसी आ गई और अपना सिर ऐसे हिलाने लगा, मनाओ करण की बेवकूफ़ी पर हंस रहा हो। अंडस्को 1089 to 1090 बीस्ट मुकाबला करो मुझसे। करण को वह भीड़ सच में काफ़ी अच्छी लगी थी, और उसे एक ऐसा बीस्ट अपनी लिस्ट में रखना भी था, जो उसे नाजुक मौक़ों पर ऊर्जा देकर बचा सके। बेशक उसे लड़ने ना होता हो, मगर वो कम से कम एक पावर बैंक की तरह तो उसके साथ चल ही सकता था। मगर उसकी बात पर वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह भीड़ एक दिन में इतनी बड़ी नहीं बनती, 300 साल का लंबा समय लगता है। 300 साल? करण हैरान हो गया। वीरेंद्र ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ 300 साल, 100 साल में तो यह मुझे भी ऊर्जा देने लायक नहीं बन पाती। ऊपर से इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, और भूख हद से ज़्यादा। हालांकि यह घास फूस ही खाती है, लेकिन इतनी घास फूस हमारे यहाँ तो मिल नहीं सकती, और बाकी जगह भी नहीं, वरना हमारी लीडर खुद टैमर कबीले को हड़का देती, क्योंकि यह भेड़ जंगल की सारी घास खा जाती, जिससे वातावरण में भारी बदलाव आ सकता था। अगर ऐसा है, फिर ये लोग इस भेड़ का खाना पीना कैसे करते हैं? पारो ने पूछा। जवाब में वीरेंद्र ने कहा, इनके पास सिर्फ एक ही ऐसी भेड़ है, शायद दूसरी भी हो सकती है। इनके अंग ये खास खेती करते हैं, और ऐसी घास का उत्पाद करते हैं जो इसका पेट जल्दी भर देती है। साथ में ये लोग उसे कुछ दवायां भी खिलाते हैं, जिससे इसकी पाचन शक्ति काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे इसकी भूख भी कम होती है, और खाना भी धीरे धीरे करके हजम होता है। करण को ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एक भेड़ को पालने में इतना सब कुछ करना होता होगा। अभी तो सिर्फ वीरेंद्र ने कुछ ही बातें बताई, और भी कुछ होगा जो सिर्फ टैमर कबीले वाले जानते होंगे। लीना ने करण को छेड़ते हुए कहा, अगर आपको यह चाहिए तो हम बात कर सकते हैं उनसे, हमारे रिश्ते ठीक ठाक है उनसे। कोई ज़रूरत नहीं, करण ने साफ इनकार कर दिया। 3 सालों तक वह एक भेड़ पालेगा, तो अपने बाकी काम कहाँ से करेगा? और अगर उसे 300 सालों वाली भेड़ भी मिल जाए, तो उसके लिए खाना पीना कहाँ से लाएगा? वैसे भी उसके पास भुखमरी से पीड़ित बीस्ट पहले से थे, उनका खर्चा उठाने में उसकी जान पर आती है। लीना और मानव को हल्की हंसी आ गई। वीरेंद्र भी मुस्कराते हुए सिर हिलाने लगा। वहीं अब तक वह भेड़ जमीन पर उतर चुकी थी, जिस पर से कुछ ताकतवर लोग नीचे उतरे। उन्होंने आसपास नजरें घुमाई, और जब उन्होंने वीरेंद्र को देखा, उस वक्त सब उसी के पास आने लगे। उनके आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उन लोगों ने लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। आदमी ने आते ही वीरेंद्र से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा, कैसे है श्रेष्ठ वीरेंद्र? मैं तो ठीक हूँ, आप और आपके लीडर कैसे हैं? वीरेंद्र ने साधे से अंदाज में पूछा। आदमी का नाम गोविंद था और काफ़ी विनम्र भी लग रहा था। उसने कहा, बस सब ठीक है, आशा करता हूँ आपकी लीडर भी अच्छी होंगी। वीरेंद्र ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। गोविंद ने लीना को देखते हुए पूछा, सुना था तुम्हारे ऊपर सुपारी क्लब ने हमला किया है? हाँ, क्या था? लीना ने सिर हिलाते हुए कहा। गोविंद के माथे पर हल्की शिकन आ गई, जो देख वीरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ। सुपारी क्लब की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सुनकर वीरेंद्र को कुछ अजीब लगा। कहना क्या चाहते हो? उसने पूछा। गोविंद ने कहा, कुछ दिन पहले सुप्रिया पर भी इन लोगों ने हमला कर दिया था। वो तो शुक्र है यह अपने साथ काफ़ी सारे बीस्ट ले गई थी, वरना सच में कुछ गलत हो सकता था। गोविंद जब ऐसा कह रहा था, उस वक्त उसकी नज़र अपने पास खड़ी लड़की पर थी। लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर ताकत उसके पास महासम्राट के 5वें चरण की थी। लीना से भी ज़्यादा ताकतवर थी वो।
वीरेंद्र ने हल्की हैरानी के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? हमारे लोगों पर हमला करने का तर्क बनता है। हम पहले से कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा कबीला तो कमज़ोर नहीं हुआ है। आपका वंश इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है श्रेष्ठ, जो ऐसे ही कोई भी आपके खिलाफ चला जाए। दरअसल सुपारी क्लब की हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह तो आप अच्छे से जानते ही है। वीरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, भाग 4 की लोकल पावर का साथ है उसके साथ, और ना भी होता तो भी वो ऐसा करने से रुकते नहीं। गोविंद ने हामी भरी, मगर इसी दौरान उसकी नज़र करण और उसकी दोस्तों पर पड़ी। राजशाही लोमड़ी है के बीच 3 इंसान को देख उसे अजीब लगा। उसने पूछा, ये लोग कौन है? आप इन्हें नहीं जानते? ये देवांश दल के लीडर है, लीडर गुरु, और हमारे वंश के अजीज दोस्त, लीना ने आगे बढ़कर कहा। देवांश दल? गोविंद भ्रमित नजर आने लगे। उन्हें ये नाम कुछ नया सा लग रहा था। उसी वक्त उनके बगल में खड़ी लड़की सुप्रिया ने करण को देखा और आगे बढ़कर बोली, तुम लीडर गुरु हो, उसी देवांश दल के लीडर जिसके पास ड्रैगन है। ड्रैगन? गोविंद ने जब ये सुना तो उसे भी देवांश दल का नाम याद आ गया। अरे यह आप है। हाल फिलहाल में इस दल का नाम पूरे सुंदर वन जंगल में आग की तरह फैला है। आपसे मिलकर खुशी हुई लीडर गुरु, गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा। करण ने हाथ हिला दिया और उनसे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था बातचीत करने का। हाँ, ये लोग बस इस्तेमाल के बाद अपनी भेड़ दे दे तो बात भी की जाए। गोविंद करण का रवैया देख वीरेंद्र को देखने लगा। उसने कितना प्यार दिखाया, सम्मान दिया, विनम्रता दिखाई, मगर इस लड़के ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और दूर जाकर तो ऐसे खड़ा हो गया मानो वह कोई चोर हो जो उसी पॉकेट मार लेगा। वीरेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, वह कम बोलते हैं, बीरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोविंद जानता था कुछ लोग कम बोलना पसंद करते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह सामने वाले की इज्जत नहीं कर रहे या फिर कोई और बात है, बस यह उनका आम स्वभाव था। ये सब समझकर गोविंद ने ज़रा सा भी बुरा नहीं माना। लेकिन तभी सुप्रिया एकदम से करण के सामने पहुंच गई। तुम्हारे पास ड्रैगन है न? यानी तुम भी बीस्ट टेम करते हो? हमारा कबीला भी बीस्ट टेम करता है। तुम्हारे ड्रैगन के बारे में बहुत सी अफवाह सुनी है। मैं एक बार उसके साथ अपने बीस्ट से लड़वाना चाहती हूँ। सुपारी ने कलाई घुमाकर एक बॉल सी बाहर निकाली। बॉल बड़े ही मजबूत धातु से बनी थी। गोल्डन रंग की बॉल को सुप्रिया ने बीच में से घुमाया। एक तेज रोशनी के बाद करण और बाकियों को किसी बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल जमीन पर 2 पैरों पर चलने वाला बड़ा सा बीस्ट नजर आया। उसका रंग हरा और लाल था और आंखें नीली। उसकी पूंछ एक पेड़ जितनी लंबी थी और शरीर ड्रैगन जैसा। उसके हाथ डायनासोर के हाथ जैसे थे। पीठ से उसके पारदर्शी पंख निकले हुए थे। उसने एक कदम आग रख के करण को घूरते हुए दहाड़ लगाए। करण के कपड़े हवा में उड़ने लगे। आसपास की जमीन में क्रैक पड़ गए। अपने बीस्ट की ताकत देख सुप्रिया के चेहरे पर अजीब सा गुरूर आ गया। ग्रास ड्रैगन बीस्ट, ग्रेड 6 का महारथी बीस्ट। इसके पास बेशक शुद्ध ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी यह आज तक के सबसे खूंखार और ताकतवर ड्रैगन में आता है, सुप्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह अपने बीस्ट पर घमंडी थी, जो साफ नजर भी आ रहा था। गोविंद को सुप्रिया की यह हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई, मगर उसने उसे डांटा नहीं। उल्टा करण से विनम्रता के साथ बोला, हमारे कबीले में अक्सर बीस्ट मुकाबले होते रहते हैं। जब भी हम किसी ऐसे बीस्ट के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी चर्चा में हो, उससे लड़ने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। आप उसकी हरकत का बुरा मत मानिएगा। करण ने उसे एक नज़र देखा, फिर उस बीस्ट को देखा, और फिर दोनों को नज़रअंदाज करके उसने उस बॉल को देखा जिसमें से इतना बड़ा बीस्ट बाहर आया था। वो क्या है? करण ने पूछा। सुप्रिया ने जवाब दिया, इसे बीस्ट बॉल कहते हैं। मेनलैंड में इसे बनाया गया है तिलिस्मी कारीगरों के द्वारा। तारांकन। सुप्रिया ने उस बीस्ट बॉल को करण की तरफ उछाल दिया। करण ने उसे एक हाथ से पकड़कर उसकी जांच की। इसके अंदर खुद का एक आयाम है, बिल्कुल मेरी पेंटिंग जैसा, लेकिन इसका इलाका ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बीस्ट आ सकते हैं, और मकारा बीस्ट तो सिर्फ एक, वो भी तब जब वह अपना आकार छोटा करे। करण निराश हो गया। उसने आगे मन में कहा, यह तो कचरा है, अंदर सिर्फ बंजर जमीन है और खाने पीने के लिए बर्तन। प्रकृति से बीस्ट को दूर कर दिया इन लोगों ने। करण ने उस ग्रास ड्रैगन बीस्ट को देखा जो करण को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर उस बॉल को देखकर मन में बोला, ये बीस्ट पहले से जंगली है, ऊपर से इसे इस जगह रहना पड़ता है। इसका खूंखार होना स्वाभाविक है। करण ने उस कचरे को सुप्रिया की तरफ फेंक दिया। सुप्रिया ने बीस्ट बॉल को पकड़ा, मगर करण का मुंह देख उसे अजीब लगा। उसने कहा, क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? करण कुछ कहना तो नहीं चाहता था, फिर भी उसने कहा, इस बॉल ने इस बीस्ट की जिंदगी को कैद कर दिया है। ऐसी बॉल मुझे पसंद नहीं है। सुप्रिया बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उसे समझ आ गया करण के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है।
उसने कहा, शायद तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है, हम बीस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम जब बाहर आना जाना करते हैं तभी इसे इसमें रखते हैं। मेरे पास और भी बीस्ट है जो मेरी पेंटिंग में रखे हुए हैं, लेकिन ये जंगली बीस्ट है, उनके साथ रहता है तो उनको भी मार देता है। ओह, लगता है करण ने ही कुछ जल्दी अनुमान लगा लिया था। फिर भी उसे ये तरीका कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब उसे कुछ कहना नहीं था। वह उनसे फिर से दूर जाकर खड़ा हो गया। सुप्रिया फिर से करण के सामने आ गई। अपने ड्रैगन के साथ, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ और देखते हैं किसके ड्रैगन में ज़्यादा दमखम है। सुप्रिया जोश से भरी हुई थी, पर करण ने मुड़कर खड़ा हो गया, मानो कह रहा हो कि पहली फुर्सत में निकल। बार बार करण को ऐसा करते देख सुप्रिया ने करण को भड़काते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम्हारे ड्रैगन में मेरे ड्रैगन से लड़ने की ताकत नहीं होगी, सही कहा ना मैंने? चलो एक काम करो, तुम्हारे पास जितने भी बीस्ट है उन्हें एक साथ भेजो, मेरा ड्रैगन अकेले उन सबसे लड़ेगा। ग्रास ड्रैगन बीस्ट ने भी जोरदार दहाड़ लगाए, मानो एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो। पर अब भी करण ने उन पर कुछ भाव नहीं दिए। उसके पास इस वक्त ऐसा कोई बीस्ट नहीं था जो उसकी पहचान से अलग हो। जो 3 थे वो दल की सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दिए थे, और अगर इस जगह उसने मकारा बीस्ट या अपने ड्रैगन को निकाला तो उसकी पहचान आसानी से सबके सामने आ सकती थी। ड्रैगन बेशक थोड़ा नया था उसकी लिस्ट में, लेकिन उसकी ख्याति बहुत जल्दी फैल गई थी, और मकारा बीस्ट, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए इस जगह। सुप्रिया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। उसने फिर से करण के सामने आके उसे ललकारा, निकालो अपने ड्रैगन को, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? चिंता मत करो, मेरा ड्रैगन तुम्हारे ड्रैगन को जान से नहीं मारेगा, बस दोस्तों वाला मुकाबला होगा। फिर अपने ग्रास ड्रैगन में से बोली, सही कहा ना मैंने? ग्रास ड्रैगन में ने अपना पैर पटका, मानो उसकी बात से सहमत हो, पर उसके कदम पटकने से ही जमीन हल्की हल्की कांप उठती थी। ग्रास ड्रैगन बीस्ट ने भी भारी आवाज में करण को ललकारा, मैं किसी ताकतवर ड्रैगन से लड़ने के लिए तड़प रहा हूं, बाहर निकाल उसे। ऐसा कहते हुए उसने ऊपर की तरफ मुंह किया, और उसके मुंह से बुलेट की तरफ जहर बाहर निकला। झटखटखट, इस आवाज से इलाज गूंज उठा। वह सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, मगर करण अब भी शांत था। उसने उसे एक नजर देखा और फिर दोनों को नजरअंदाज करके मुड़ गया। इसकी तो, सुप्रिया चिढ़ गई। फिर से वह उछलकर करण के सामने आ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, नखरे वाली प्रेमिका की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? योद्धा हो, टैमर हो, उसकी तरह पेश आओ। करण थोड़ी सी देर में समझ गया, ये लड़की पागल है, एक खाज है, जिससे दूरी बनाए रखना ही सेहत के लिए बेहतर होगा। मेरा बीस्ट दल में है, करण ने कहा। ये सुनते ही सुप्रिया आग बबूला हो गई। ये बात पहले नहीं बोल सकते थे, खामखा मेरा मूड खराब कर दिया। सुप्रिया ने अपने बीस्ट को वापस बॉल में रखा, फिर करण को देखकर बोली, लगता है तुम्हारे पास बस एक ही बीस्ट है, कोई नहीं। तुम कौन से ऑफिशियल बीस्ट टैमा हो? ऑफिशियल बीस्ट टैमा, करण बड़बड़ाया, और उसी पल उसे महायुद्ध मैदान की याद आने लगी, जहां पर उसे बीस्ट टैमा ग्रुप मिला था। वहां से उसे पता चला था कि मेनलैंड में कोई बीस्ट टैमा दल या कबीला कुछ तो है। करण को साफ साफ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत गए थे इस बात को, और करण ने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। करण की आवाज सुन सुप्रिया ने कहा, तुम्हें बीस्ट टैमा के बारे में नहीं पता? तो फिर तुमने एक ड्रैगन को पालतू कैसे बना लिया? बीस्ट टैमा का कोई एग्जाम होता है? करण ने पूछा। सुप्रिया समझ गई इस लड़के को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर वह करण को उसका कोई जवाब देती। आसपास की आभा तेजी से बदलने लगी। हवा में नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। सबने एकदम से एक दिशा में देखा, जहां उन्हें एक बड़ा सा जहाज नजर आया, जिसके आगे अगले ही पल धमाके के साथ बड़ा सा भालू नजर आने लगा। उसके कदम रखने से आसपास का आयाम चटकने लगा था। उसके दबाव से सबको घुटन होने लगी। वीरेंद्र और गोविंद ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने लोगों को उसमें कवर कर दिया, ताकि उन पर कोई खास असर न आए। हालांकि ऐसा हो मुश्किल था। सब के सब महासम्राट थे, पर करण और उसकी दोस्त नहीं। अंडस्को, करण के लिए काला भालू कबीले से पंगा। काला भालू कबीले का जहाज धीरे धीरे करके जमीन पर उतर आया, और तब जाकर उन्होंने अपनी शक्तियों को कम करना कष्ट उठाया। वह सब भी 10 ही लोग थे। उनमें से एक आदमी वीरेंद्र जितना ही ताकतवर था, या कहूँ उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने और उसके लोगों ने आसपास नजरें तक नहीं घुमाई। राजशाही लोमड़ी वंश के लोगों को उन लोगों ने देख लिया था, पर उनके पास भी वह लोग नहीं आए, मानो खुद को सबसे महान मान रहे हो। काला भालू कबीले का 8वां श्रेष्ठ गुलचंद, और उसके साथ शायद उनके वो लोग हैं जो आने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। गोविंद ने कहा। वीरेंद्र इस पर शांत रहे, उन्होंने कुछ भी कहने का कष्ट भी उठाया। हालांकि वह सतर्क था। अब तक उन लोगों ने करण को जो नहीं देखा था इस जगह पर, ऐसा ज्यादा देर के लिए नहीं रहा।
शलभ नील पक्षी बीस्ट कबीले के लोग मुस्कराते हुए उसके काला भालू कबीले के पास पहुंच गए। कैसे हो श्रेष्ठ गुलचंद, शूरवीर ने बातों की शुरुआत की। जवाब में गुलचंद ने कहा, हमारे कबीले में सब अच्छे ही है, तुम अपनी सुनाओ। सुना है तुम्हें जंगली भैंस ने जख्मी कर दिया था। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? गुलचंद उसका मजाक बना रहा था। इस बात से शूरवीर में वाकिफ था। दरअसल कुछ समय पहले वह जंगल के एक घने इलाके में अभ्यास कर रहा था। अभ्यास में वह इतना ज्यादा मग्न हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ एक जंगली भैंसे की नज़र उस पर पड़ गई। वह ग्रेड 5 का अति महारथी बीस्ट था। उसने अचानक से शूरवीर पर हमला कर दिया। शूरवीर को बस हल्की चोटें आई। बाद में उसने उसे बस एक हमले में जान से मार दिया। मगर इस कहानी को लोगों को तोड़-मरोड़ कर सुनाया गया ताकि उसकी बेइज्जती की जा सके। शूरवीर ने बात को मजाकिया लहजे में संभालते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। फिर एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बोला, मगर जो भी है, कम से कम मैं मरा तो नहीं। खैर, मारने से याद आया, तुम्हारे कबीले के नवे श्रेष्ठ को देवांश दल ने मार डाला है न? गुलचंद का मुंह बिगड़ गया। उसने नफरत जाहिर करते हुए कहा, देवांश दल को इसकी कीमत जल्द चुकानी होगी। कल उस दल का लीडर हमारे दरबार में घुटने टेक कर जिंदगी की भीख मांगेगा। सुंदर वन जंगल जल्दी इस नई खबर से अवगत होने वाला है। नवे श्रेष्ठ की मौत काला भालू कबीले के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका गुस्सा होना स्वाभाविक था, पर शूरवीर ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें क्या अब हम कमजोर लगने लगे हैं? गुलचंद ने उसे सख्त निगाहों से देखा। शूरवीर ने हंसते हुए कहा, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा, दरअसल बात तो मैं तर्क की कर रहा था। मतलब ये कि जैसा कि तुमने कहा, कल उनका लीडर तुम्हारे कबीले के दरबार में होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो इसी जगह पर मौजूद है और जल्दी हम सबके साथ अमृतधारा जाने वाला है। यही मौजूद है। गुलचंद की नजरें झट से चारों तरफ फैल गई और जल्दी ही उसे करण नजर आ ही गया। जैसे ही उसने उसे देखा, करण ने भी सिर घुमाकर देखा। वीरेंद्र और उसके लोगों ने भी इस बात को भांप लिया था। शूरवीर ने मुस्कराते हुए कहा, अब जब लीडर गुरु अमृतधारा में होगा तो कल उसका तुम्हारे दरबार में होना मुमकिन कहाँ है? शूरवीर ऐसा कह थोड़ा पीछे हट गया और साथ ही साथ मन में बोला, श्रेष्ठ मंगल के साथ रह रहकर थोड़ी बहुत चालें तो मुझे भी चलनी आ गई है। मोनिका भी अपने श्रेष्ठ की होशियारी से इम्प्रेस थी। लगता है इस लड़के का अंत मेरे हाथों नहीं लिखा, उसने मन में कहा। वहीं गुलचंद अपने शरीर शक्तियां निकालते हुए एकदम से गायब हो गया। करण के शरीर से डिवाइन फायर टिमटिम करने लगी। बहुत समय बाद ऐसा हुआ था, जिसे देख करण को समझने में देर नहीं लगी। उसकी जान पर खतरा आ चुका है। उसने झट से अपनी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया, पर तभी उसके ऊपर इतना तगड़ा दबाव पड़ा कि उसके कदम जमीन में धंस गए। इतनी ताकत, करण की आंखें छोटी हो गई। बेशक वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर रहा हो, मगर इतना भी कमजोर नहीं था कि बस आभा से उसका शरीर थम जाए। उसी पल उसके सामने गुलचंद नजर आया। उसका हाथ करण के गले पर जा रहा था। करण को ऐसा लगा मानो कोई विशालकाय भालू एकदम से उसके सीने पर आकर बैठ गया हो और अपने एक पंजे से उसका अंत कर देना चाहता हो। करण जल्दी समझ गया, इस जगह पर भी उसे अपनी ताकत को लाना पड़ेगा, वरना यह उसकी पहली ट्रिप होगी जो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। ऐसा सोच उसने अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने का काम शुरू किया ही था कि अचानक से वह अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी जगह वीरेंद्र नजर आया, जिसने अपने हाथ से सामने वाले हमले को रोका। दोनों हमले जब आपस में टकराए तब मानो भूकंप आ गया हो ऐसा लगा। शक्तियों की लहरें पागलों की तरह बाहर निकली। उसी दौरान उनको उसके अंदर वो विशालकाय फिगर नजर आए। एक तरफ काले रंग का भालू था जो दिल दहला देने वाले धन के साथ दहाड़ रहा था, और वहीं सामने उसके एक बर्फीली लोमड़ी थी जिसकी दहाड़ से आसपास का पानी बर्फ में तब्दील होता जा रहा था। यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। करण ने अब तक को वीरेंद्र की ताकत को कम आंका था, पर यह नज़ारा देख और उसकी कुछ देर पहले इस्तेमाल की गई तकनीक देख वह सच में उससे प्रभावित हो गया। बहरहाल काला भालू कबीले के बाकी लोग भी करण को घेर कर खड़े होने लगे। उनमें से एक लड़का कुछ ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी ताकत को पागलों की तरह बाहर निकालते हुए कहा, तो तू है वो हराम का जना जिसने हमारे श्रेष्ठ को मारने का पाप किया है। तू तो बहुत कमजोर है फिर अपनी तलवार को बाहर निकालकर दांत पीसते हुए बोला, तेरा सिर को लीडर के कदमों में अगर मैंने नहीं रखा तो मेरा नाम विशाल आहूजा नहीं। अपनी जबान को लगाम दो विशाल, और लड़ना है तो अपनी बराबरी वालों से आकर लड़ो। मानव अपने साथियों के साथ उसके सामने पहुंच गया। पारो और प्रियांशी करण के पास आ गई। उसे सही सलामत देख उन्होंने राहत की सांस ली। लीना ने पूछा, तुम ठीक तो हो? करण ने बस अपना सिर हिला दिया। उसी दौरान उसके पास वीरेंद्र नजर आया।
वहीं विशाल के पास गुलचंद, जिसने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़के को बचाने की वजह जान सकता हूं, इस लड़के ने हमारे कबीले के श्रेष्ठ को मारा है, फिर भी राजशाही लोमड़ी वंश इसे बचा रहा है। गुलचंद के हमले को वीरेंद्र ने रोक दिया था। उसने बिना किसी भाव के साथ कहा, लीडर गुरु हमारे वंश के सबसे सम्मानित और अहम मेहमान है, हमारे सामने तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और अगर ऐसा करते हो तो नतीजों के लिए तैयार रहना। अच्छा, गुलचंद की आंखें छोटी हो गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर ऐसा है फिर तो नतीजे हम भी देखना चाहते हैं। मैं भी तो देखूं तुम कितनी देर तक उसके रक्षण कर सकते हो। गुलचंद पीछे हटने के मूड में नहीं था। इस जगह बात अगर छोटी मोटी होती तो राजशाही लोमड़ी वंश से पंगा लेना फायदे का सौदा नहीं होता, मगर बात यहाँ उनके श्रेष्ठ की थी, जिसे इस लड़के ने बेहरमी से मार डाला। उसका बदला लेने के लिए अगर राजशाही लोमड़ी वंश से पंगा लेना भी पड़े तो कोई खामी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, काला भालू कबीले के लोग राजशाही लोमड़ी वंश से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वीरेंद्र भी जानता था इस जगह पर ऐसा कुछ हो सकता है, और इसके लिए वह तैयार भी था। उसने अपना अगला कदम बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम ये ही देखना चाहते हो, मैं दिखाने से कैसे चूक जाऊं। वीरेंद्र के शरीर से ताकतवर आभा फूट पड़ी। अगले ही पल आसमान में भंवर सा बनने लगा। गुलचंद ने भी अपनी शक्तियों को निकालकर भयावह लहजे में कहा, देखते हैं राजशाही लोमड़ी वंश में आखिर कितनी ताकत बची है। उन दोनों की आभा से आसपास का माहौल बेकाबू हो गया। ऐसा लगा मानो तबाही आने वाली हो। उस जगह का आयाम कांप उठा था। करण ने ये देख मन में कहा, तो ये होती है महासम्राट स्तर की पीक ताकत। इसी स्तर से आयाम भी ताकत झेल नहीं पाता। इधर करण ये सब कैलकुलेट कर रहा था। दूसरी तरफ शूरमीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। फूल भी कुचला जाएगा और उसका माली भी। श्रेष्ठ मंगल, अब आपको मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। शूरमीर काफी ज्यादा खुश था। उसके दुश्मन आपस में ही कटपीट कर मर जाएंगे, और अगर कोई बचा तो उसे वह बाद में मार देगा। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म में परफेक्ट योजना। जैसा कि वह सोच रहा था ऐसा सच में होने वाला था। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थीं। टैमा कबीले लोग उस जगह से थोड़ा पीछे हट गए। उन्हें इस बेवजह की लड़ाई में नहीं फंसना था। एक बार फिर सोच लो, वरना तुम्हारा सिर काट कर ही मैं उस लड़के को मारूंगा, गुलचंद ने उसे चेतावनी दी। जवाब में वीरेंद्र ने बिना किसी भाव के कहा, कोशिश करके देख लो। फिर ठीक है। गुलचंद बड़बड़ाते हुए अपने हाथों को आगे करने लगा। उसके आगे एक बड़ा सा गोला तैयार होने लगा था। वीरेंद्र ने भी अपने दोनों हाथों को लहराया। आए एक बर्फ से बनी तलवार का निर्माण करने लगा। जल्दी दोनों के हमले तैयार हो चुके थे। दोनों ही लेवल 6 की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे भयानक तबाही हो सकती थी। करण को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसके लिए राजशाही लोमड़ी वंश को आना पड़ रहा है। ये वंश पहले ही उसकी काफी मदद कर चुका है। अब करण अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए इन्हें परेशान नहीं कर सकता था। बस इसी ख्याल के साथ वह आगे बढ़ा, ताकि खुद उस आदमी का सामना करे। आज नहीं तो कल ऐसा करना ही था। मगर इससे पहले कि करण उन तक पहुंच पाता, अचानक से उस आसमान के आयाम में दरार पड़ गई, जिसमें से रूह को कंपा देने वाली आवाज सुनाई दी। इस जगह पर लड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? उस आवाज के दबाव से ही आयाम चटकने लगा, और जब उस आवाज वाले शख्स की आभा उस जगह पड़ी, सब के सब खुद को कमजोर महसूस करने लगे। वीरेंद्र और गुलचंद ने अपनी लड़ाई छोड़ अपनी शक्तियों से अपने लोगों को कवर दिया, वरना ये लोग इसी जगह मर सकते थे। पारो और प्रियांशी की हालत बेहद जल्दी खराब हो गई थी। उनके मुंह से कुछ खून भी बाहर आ गया। करण भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। हालांकि वह चाहता तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बच सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं सबकी नजरें आसमान पर जाकर टिक गई, जहां पर वह दरार बनी थी। ये तो गार्डियन गोरिल्ला की आभा है। गुलचंद के माथे पर शिकन गई। उसी पल उस दरार से एक बड़ा सा शरीर बाहर आता हुआ दिखा। वह एक गोरिल्ला था। साइज उनके जीतना ही था, पर ताकत काफी ज्यादा। वह ग्रेड 7 का महारथी बीस्ट था, जिसके एक कदम से ही आयाम चटकने लगा था। गोरिल्ला थोड़ा थोड़ा शेर जैसा भी लग रहा था। उसकी बॉडी मट्टी जैसी थी और पूंछ पत्थर से बनी। सीने से नीचे की जगह पर सफेद क्रिस्टल जैसा कुछ चिपका हुआ था। उसके आम गोरिल्ला से ज्यादा बाल थे उसके शरीर में, वो भी गोल्डन रंग के, जो उसे काफी ज्यादा एलिगेंट दिखा रहे थे। जब गोरिल्ला उस जगह से बाहर आया था, उस वक्त उसके साथ कुछ इंसान भी साथ में बाहर आए थे, जिनके साथ लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसने बाहर आते ही सबसे पहले करण को देखा और उसे देख हल्की मुस्कान दी, मानो करण उसका दोस्त यार हो। करण इस आदमी को जानता था, रौबदार दल का नवा श्रेष्ठ सवाल। करण इससे पहले एक बार मिल चुका था, जब वह पहली बार सुंदर वन जंगल में आया था। इसमें सितारा दल के कहने पर काला भालू कबीले से उसकी जान भी बचाई थी।
मगर यह आदमी मुझे देखकर मुस्करा। करण ऐसा कहते कहते रुक गया और उसे याद आया कि सितारा दल को रौबदार दल ने ही दोस्ती करने के लिए भेजा था उसके पास। यानी वह करण के साथ रिश्ते बनाना चाहते थे ताकि भाग 2 में शिकारी कबीले को काउंटर कर पाए उसकी मदद से। करण ने मन में कहा, ये सब तो ठीक है। फिर गोरिल्ला को देखते हुए बोला, लेकिन अब ये बला है। इधर उस गोरिल्ला ने जमीन पर आकर सख्त भाव के साथ कहा, लगता है तुम सब भूल गए हो, इस जगह पर किसी भी तरह की लड़ाई करना सख्त मना है। गुलचंद ने अपनी शक्तियों को अंदर भेजते हुए कहा, तुम इस लड़के को ज्यादा देर के लिए नहीं बचा पाओगे, कभी तो उसे अलग होना ही पड़ेगा। बस उसी पल का मुझे इंतजार रहेगा। गुलचंद ने ऐसा कहते हुए एक नज़र श्रेष्ठ सवाल को देखा, फिर गोरिल्ला को देखते हुए उस जगह से दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके लोगों ने भी ऐसा ही किया। इस दौरान विशाल आहूजा ने अपने गाल पर इशारा करते हुए करण को देखा, मानो कह रहा हो कि तेरा खेल तो खत्म है बेटे, चाय से ज्यादा केतली गर्म है, प्रियांशी ने कहा। इधर वीरेंद्र ने भी अपनी शक्तियों को अंदर लिया और एक नज़र गोरिल्ला को देखकर अपने लोगों के पास पहुंच गया। जब दोनों शांत हो गए तब गोरिल्ला ने भी आगे कुछ नहीं कहा। श्रेष्ठ सवाल मुस्कुराते हुए बोले, आपकी जगह को ये लोग खत्म ही कर देते। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है, अच्छा हुआ आपने मुझे ये खबर आकर दे दी, गोरिल्ला ने कहा। इस पर श्रेष्ठ सवाल सिर्फ मुस्करा दिया। तभी उसके पीछे से एक लड़का बाहर आया। लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा था, बस उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसने श्रेष्ठ से पूछा, श्रेष्ठ ये सच में आपके दोस्त है? किस्मत से बन गए, श्रेष्ठ सवाल ने हल्के से हंसते हुए कहा। फिर दाढ़ी सहलाते हुए करण की तरफ जाने लगा। देवांश दल के लीडर गुरु, बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की, और देखिए ये तमन्ना जल्दी पूरी भी हो गई, श्रेष्ठ सवाल ने हाथ जोड़कर कहा।